तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और मैं इस चैनल पे आप लोग को इकोनॉमिक्स ऑनर्स जिसका है भाई, उसी को मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। क्लासेस मैं रेगुलर करा रहा हूँ सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए क्लासेस पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को अर्थशास्त्र की परिभाषा बताने वाला हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मैंने बताया था। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो उस वीडियो को तो फटाक से मैं चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर क्लिक करके देख सकते हो। और अभी तक आपको इकोनॉमिक्स सिलेबस नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको पहले देख लो, जान लो पहले। उसके बाद जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था उसका लिंक दिया हुआ, उसमें क्लिक करके जल्दी से देख लो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर दो जो भी इकोनॉमिक्स लिया हुआ भाई। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होता है भाई, ट्यूशन प्रॉब्लम होता है, कॉलेज प्रॉब्लम, अभी कॉलेज बंद ही है आप लोग को पता ही है, तो बहुत सारे पढ़ नहीं पाते। और देखो, बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप पास हो जा रहे हो ऐसे ही तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नॉलेज नहीं लोगे। अर्थशास्त्र का मतलब है कि आप पूरा का पूरा जानकारी लो अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से हम लोग। अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों में बराबर मतभेद रहा है। मतलब अर्थशास्त्र जो है गाइस, यहाँ पे अर्थशास्त्र को लेकर ना अर्थशास्त्रियों को बहुत सारा मतभेद है। मतलब जो एक अर्थशास्त्री बोलता है, दूसरा अर्थशास्त्री बोलता है, वो दोनों का मैच एक जरा भी नहीं होता, परिभाषा अलग अलग होता है। इसलिए लोग दोनों में मतभेद रहता है हमेशा के लिए। यद्यपि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की चेष्टा की है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों अलग अलग तरीके से, मैंने अभी बताया था ना कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों जो होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित करते हैं, लेकिन दोनों में मतभेद हो जाता है क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं। फिर भी वे किसी मान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। मतलब कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा लिख कर आते ये लोग, वो ऐसे परिभाषा को लेकर नहीं आ पाते जिससे सबको संतुष्टि मिल पाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। विचारों की इसी विभिन्नता को लेकर बारबरा वुटन था वो कहें। ठीक है, जब भी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहाँ 7 मत हो जाता है। यानी कि जब भी 6 अर्थशास्त्री जब भी परिभाषा लिखते हैं तो 7वां, उसमें जो 7वां होता है वो इन लोग का आलोचना कर देता है, यानी कि इन लोग का परिभाषा को गलत ठहरा देता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में उठे हुए विवाद ने वास्तव में इसके विकास के मार्ग में एक बाधा का काम किया है। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो अर्थशास्त्र को मतलब बढ़ने नहीं दे रहा है। मतलब उसकी परिभाषा को अच्छा से कोई डिफाइन कर ही नहीं पा रहा। बहुत समय तक अर्थशास्त्रियों को इसके महत्व का स्थापित करने का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यानी कि अर्थशास्त्रियों जो थे, जो अर्थशास्त्र के बारे में परिभाषा लिखते हैं, उन लोग में बहुत ज़्यादा कठिनाई आते हैं क्योंकि भाई उसकी कई सारा आलोचनाएं आ जाते हैं, बहुत सारा गलत ठहराया जाता है। इसके कारण बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को बहुत प्रॉब्लम होता है परिभाषित करने में। अतः जे.एन. जो केन्स हैं, ये अब क्या बोलते हैं, ठीक ही कहा है। जे.एन. केन्स क्या बोला है ठीक, ये हम लोग अभी जानेंगे। राजनीतिक अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से स्वयं अपना गला घोंट लिया है। यानी कि जे.एन. केन्स बोलते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है वो अपना स्वयं परिभाषा से अपना स्वयं गला घोंट लिया है, यानी कि फांसी लगा लिया है, ऐसा बोला है जे.एन. केन्स ने। परिभाषाओं को विभिन्नता को लेकर कॉमेंट अब कॉमडे, रिचर्ड जोन्स, मॉरिस बॉर्ड, जैकब वार्नर और वॉन माइसेज, गुन्नर मार्डल, ये सब जैसे अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र की परिभाषा को आवश्यक नहीं समझते। ये सब जितने भी हैं, मैंने जितने भी नाम आप लोग को अभी बताया, ये सब जो इकोनॉमिक्स का परिभाषा उसको मतलब गलत कुछ मानते ही नहीं है, जैसे कुछ मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, इम्पोर्टेंस बोल सकते हो। वास्तव में अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के समय के साथ इतना अधिक
एवं व्यापक विस्तार हुआ है कि उसे संक्षिप्त परिभाषा के रूप में व्यक्त कर देना एक अत्यंत ही कठिन कार्य है। यानी कि अर्थशास्त्र की जितना भी परिभाषित किया गया है अभी तक, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर बहुत सारा परिभाषा लिखे हैं, आलोचनाएं की हैं, जिसमें बहुत सारे इसको एक साथ लिख कर यानी कि एक सेपरेट करके अच्छा सा अर्थशास्त्र की परिभाषा लेना बहुत कठिन हो जाता है। इसी कठिनाई के चलते जैकब वार्नर ने अर्थशास्त्र के संबंध में कहा है, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहते हैं। जैकब वार्नर ने यही सब देखकर भाई बोला ये कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री कहते हैं। अर्थशास्त्री अब तो बहुत सारे हैं, जैसे अर्थशास्त्र बहुत सारे अच्छा बोलते हैं तो कोई गलत बोलते हैं, अलग अलग बहुत सारे आदमी लोग का मतलब अर्थशास्त्रियों का बहुत सारा अलग अलग विचार है अपना अपना इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इन्हीं कारणों से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा देने के संबंध में सोचना ही बंद कर दिया। बहुत सारे अर्थशास्त्री जो होते वो यही सब कठिनाइयों को देखकर मतलब सोचना ही बंद कर दिया, परिभाषा देना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार अर्थशास्त्र जो होता है कि परिभाषा देने की चेष्टा करना एक अलाभकार एवं बेकार कार्य है। मतलब कि कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, बेकार समझते हैं बिल्कुल भी। लेकिन इतना होते हुए भी सामाजिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में महत्व के अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के आधार पर ही हम इसकी विषय वस्तु एवं प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया गया है, जो भी अभी तक अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप खुद से जानकारी प्राप्त कर सकते हो इकोनॉमिक्स के बारे में? नहीं। जब तक आप अर्थशास्त्रियों का जो भी परिभाषा दी है उनको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा ही नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना जो भी आप लिखे हैं अर्थशास्त्रियों ने, ठीक है। गलत ही तो गलत ही आपको समझना है कि गलत यहाँ पे क्या है और सही मैं कुछ कर सकता हूँ अपने बारे में, ये सब सोचना है आपको, ठीक है। अर्थशास्त्र की अब तक जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, जितना भी परिभाषा दिया गया है अभी तक अर्थशास्त्र में, उन्हें हम निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब जितना भी अर्थशास्त्र में परिभाषा में दिया गया है, जितना भी अर्थशास्त्रियों अभी तक परिभाषा दी है, उसमें 3 खंड में बांटा गया 3 भागों में। और वो है प्राचीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषा, यानी कि एडम स्मिथ इसमें फर्स्ट है, मार्शल की परिभाषा ये दूसरा है, और तीसरा है रॉबिन्स की परिभाषा, ठीक है। प्राचीन समय में सामाजिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की उतना ही अधिक विकास नहीं हो पाया था, और उस काल के संबंधित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की मुख्यतः धन या संपत्ति का विज्ञान माना। जो बहुत पहले अर्थशास्त्र था उसको सिर्फ धन के लिए ही माना जाता था, अर्थशास्त्र को सिर्फ धन के लिए माना जाता था। लेकिन जो मार्शल था, मानव कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। यानी कि मार्शल जो था वो ये सब देखने के बाद, जो धन की संपत्ति पहले वाले अर्थशास्त्रियों ने जो धन को बहुत ज़्यादा उचित मतलब इम्पोर्टेंस दिया था, वो मार्शल ने किसको इम्पोर्टेंस दिया है? मानव को। मार्शल ने मानव को दिया है, ठीक है। अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र कहा। इसने क्या नाम है? मार्शल ने बोला है भौतिक कल्याण का शास्त्र। आगे चलकर प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित साधनों का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ स्क्वायर मीन्स की संज्ञा दी है, ठीक है। कौन? तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने बोला है सीमित साधनों का विज्ञान है अर्थशास्त्र। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडम स्मिथ न्यू वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स फिर से आ जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा, ठीक है। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एडम स्मिथ की परिभाषा, इसको मैं पूरा का पूरा एक वीडियो में समझाऊंगा, उसके बाद मैं फिर से आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए।